हेलो नमस्कार दोस्तों, कार्तिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। और ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं तो भारतीय संविधान की रूपरेखा किस तरह तैयार हुई थी वो देखते हैं। भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है वो हमारे आज़ादी के प्रारंभ से ही होती है। आज़ादी के प्रारंभ से, और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। और 1947 के इर्द गिर्द ही बनता है अपना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कब बनता है, कैसे बनता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोटे तौर पर संविधान होता क्या है। संविधान वह एक प्रकार का राजनीतिक खाका होता है जिसके माध्यम से सरकारें अपना कामकाज चलाती हैं। कैसे कैसे बनता है, तो मोटे तौर पर संविधान दो प्रकार से बनता है। एक होता है निर्मित संविधान, और दूसरा होता है विकसित संविधान। एक निर्मित होता है और दूसरा विकसित संविधान। अगर हम इनको बोलचाल की भाषा में बात करें तो इनको हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लिखित संविधान, इसको कह सकते हैं हम लिखित, और इसको कहेंगे हम अलिखित संविधान। अब लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है? लिखित और अलिखित में अंतर होता है, लिखित का मतलब होता है वह संविधान जिसको किसी संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया हो, या किसी संविधान सभा ने बनाया हो, अर्थात वह संविधान जो किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित हुआ हो वह निर्मित संविधान कहलाता है। और वह संविधान जो विभिन्न परंपराओं के माध्यम से, वह संविधान जो विभिन्न परंपराओं के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ हो, विकसित संविधान कहलाता है। विकसित संविधान कहलाता है। अब जैसे ही हम ये हमने जाना कि निर्मित और विकसित संविधान संविधान दो प्रकार से बनता है, एक निर्मित संविधान और एक विकसित संविधान। तभी हमें पता चल जाता है कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान एक संविधान सभा के माध्यम से बनता है, इसलिए हमारा संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। कैसा है? निर्मित संविधान है। अर्थात हमारे संविधान को किसने बनाया था? एक संविधान सभा ने बनाया था। अब हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? आजादी से पहले प्रारंभ होती है। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का विचार किया, उसी समय से देशी प्रांतों व उस समय की
विधानसभाओं ने भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया और भारतीय संविधान सभा बनती है। और भारतीय संविधान सभा बनने के बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और उसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर क्या होता है ये वरिष्ठता का मतलब होता है उस समय जितने भी मेंबर्स थे संविधान सभा में उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य एजुकेशन या किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, उम्र में वरिष्ठ सदस्य। अब उस समय तो उम्र ही थी, अनुभव का तो कुछ पता नहीं था, कोई कहाँ से आया था, कोई कहाँ से आया था, तो उस समय तो उम्र के हिसाब से वरिष्ठता थी। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हमारे संविधान सभा तो है नहीं। हम बात करते हैं अगर लोकसभा की, तो लोकसभा जब नई गठित होकर आती है, जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसकी पहली बैठक कौन करता है? पहली बैठक करता है प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। और वो प्रोटेम स्पीकर भी वरिष्ठतम होता है। और वो वरिष्ठतम कैसे होता है कि जो लगातार लोकसभा में सबसे ज्यादा समय से चुनकर आ रहा हो, जो लगातार लोकसभा में सबसे ज्यादा समय के लिए चुनकर आ रहा हो। जैसे कोई एक बार चुनकर आया, कोई 2 बार चुनकर आया है, लगातार अगर सबसे ज्यादा बार चुनकर आता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। परंतु उस समय सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में बड़े थे, उसके कारण उनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। उसी दिन हम बात संविधान सभा की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की कि ये प्रस्तावना कब रखी गई, किस तरह बनी। तो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है और उस तीसरी बैठक में एक व्यक्ति थे जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए थे, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। उद्देश्य का मतलब कि हमारे संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या है, हम संविधान क्यों बना रहे हैं, हम संविधान बनाने के बाद में हमें क्या क्या मिलेगा जिससे हमें बनाने का फायदा हो। भाई देश तो वैसे भी चल रहा है, चाहे अंग्रेज चला रहे हो चाहे अपन चला रहे हो, परंतु अगर हम अपना संविधान बनाएंगे, खुद का संविधान बनाएंगे और हम खुद पर खुद शासन करेंगे, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, तो उसमें हमारा संविधान कैसा होगा, लोगों को क्या क्या मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर को रखा जाता है, चर्चा होती है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपने संविधान में पारित मान लिया जाता है, पारित माना जाता है। अर्थात संपूर्ण उद्देशिका को तैयार इस बीच किया जाता है। इस संपूर्ण उद्देशिका को तैयार किस बीच किया जाता है? 13 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच तैयार किया जाता है। अब क्या क्या इसमें क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया
और इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, इनको हम एक एक को समझेंगे कि किस शब्द का अर्थ कहाँ क्या है। इस संबंध में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके और भविष्य में आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस प्रस्तावना को पूर्ण समझने का प्रयास करते हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल एग्जामों का जो पैटर्न है उसमें केवल शब्दों को दे दिया जाएगा कि पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है से समाजवादी क्या है, गणतंत्रात्मक क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। हम जैसे ही प्रस्तावना को पूरा करेंगे उसके बाद में हम प्रस्तावना से संबंधित आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे और कौन कौन से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हम प्रस्तावना के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, एक एक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि किस शब्द का अर्थ क्या है, किस शब्द का अर्थ क्या है। तो चलो हम एक बार पढ़ के देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में उन व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1946 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अर्थात ये दिनांक है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था वो वाली। ये हमारी हिंदी माह का दिन है। आप ये मत समझ लेना कि सर ने तो प्रस्तावना 22 जनवरी को पारित मान ली है। ये प्रस्तावना पारित होने की दिनांक नहीं है, ये है हमारे संविधान बनने की दिनांक। ये सारे लक्ष्य हमारे संविधान में रखे गए हैं। हम बात करेंगे कि को अलग अलग समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न शब्द अलग जगह है, गणराज्य शब्द अलग जगह है, सामाजिक न्याय अलग जगह है, राजनीतिक न्याय अलग जगह है, विचार की स्वतंत्रता संविधान के अलग अनुच्छेद में मिलेगा आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलग अनुच्छेद में मिलेगा, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको अलग अनुच्छेद में मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय प्रस्तावना पारित होने का मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया। प्रस्तावना पारित होती है 22 जनवरी 1947 को और अपना संविधान निर्मित होकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। तो चलो एक एक शब्दों का हम मतलब समझते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तो देखो, कई बार पूछ लिया जाता है हमारे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ। भारतीय शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार, एक ये और दूसरा ये। अब यानी हमारे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। अब देखो इसका भावार्थ समझना। हम भारत के लोग, कौन संविधान बनाने वाले कौन है? हम सब। केवल संविधान सभा नहीं कह रही है कि संविधान सभा ये संविधान बना रही है, अर्थात वो बताना चाहते हैं कि उस संविधान सभा में पूरा का पूरा भारत था, अर्थात उस संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व था वो पूरे भारत का था। उस संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व था वो पूरे भारत, अर्थात देशी रियासतों से उस समय की विधानसभा सदस्य जो मनोनीत होकर आए थे वो सारे के सारे संपूर्ण भारत से थे।
अर्थात निर्माण कौन कर रहा है? भारत की जनता कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम अपने आप में संप्रभुता, एक शब्द होता है संप्रभुता, और जिसका अर्थ होता है कि हमारा राष्ट्र ना तो किसी राष्ट्र के दबाव में कार्य करेगा और ना ही हम किसी को दबाने का प्रयास करेंगे। अर्थात हमारे भारत के लिए भारत के निर्णय ही सर्वोच्च होंगे, हमारे लिए कोई और निर्णय नहीं करेगा, हमारे लिए कोई और निर्णय नहीं करेगा। अर्थात हमारा भारत अपने बारे में खुद सोचेगा, खुद करे, जो भी करेगा वो अपने लिए खुद करेगा। कई बार मान लिया जाता है कि भारत क्या है? यूएनओ का सदस्य है, यूएनओ का सदस्य है, और यूएनओ के सदस्य होने के नाते भारत की जो संपूर्ण संप्रभुता जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये यूएनओ में शामिल होने की मर्जी किसकी थी? भारत की। किसकी थी? भारत की। अर्थात अगर हम यूएनओ में शामिल हो रहे हैं और इनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई निर्देश दे रहा और हम उस मांग को मानने के लिए बाध्य हैं। इसका सदस्य बनना ही भी हमारी मर्जी थी और इसका सदस्य बने रहना भी हमारी मर्जी है। जब तक हमारे देश की ये मर्जी रहेगी उसका सदस्य रहेगा, और जब उसकी मर्जी हट जाएगी वो उसका सदस्य बनने से इनकार कर देगा और अपने आप को इससे अलग कर लेगा। अर्थात वही स्थिति है जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो स्कूल के रूल और रेगुलेशन फॉलो करेगा। अगर रूल और रेगुलेशन अब विद्यार्थी की मर्जी है स्कूल जाना, इसलिए उसको यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। विद्यार्थी ये थोड़ी कह सकता है मैं तो सर आजाद हूँ, हमें तो भारत में रहता हूँ और आजाद हूँ इसलिए मैं आपके विद्यालय नहीं। वो तो उसकी मर्जी से विद्यालय गया है और मर्जी से सारी बातों को विद्यालय जो कहता है उन सब बातों को मानना पड़ता है। वैसा ही यहाँ है, संप्रभुता में भी यूएनओ का सदस्य बनना किसकी मर्जी थी? भारत की थी, और वो जब चाहे तब तक उसका सदस्य रहता है और जब चाहे उसका सदस्य हट भी सकता है। निर्देशों को मानना, अगर सदस्य रहेगा तो निर्देशों को मानना पड़ेगा, अन्यथा अगर भारत अपने सदस्यता वापस ले लेता है तो वो निर्देशों को मानने से इनकार भी कर सकता है। तो ये होगी संप्रभुता। अगर अगले दूसरे शब्द की बात करते हैं हम संप्रभुता के बाद में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने निर्णय खुद लेगा, दूसरों पर अधीन नहीं रहेगा। दूसरे शब्द है समाजवादी, यानी सारी की सारी व्यवस्था समाज पर निर्भर रहेगी, अर्थात एक समाज के कल्याण में लगा रहेगा। समाजवादी जो भी भारत के संसाधन है उन सब पर किसका अधिकार रहेगा? पूरे समाज का रहेगा। अर्थात जो भारत की संपत्ति है वो पूरे समाज की संपत्ति है, और उस पूरे समाज की संपत्ति होने के नाते उसे खर्च भी पूरे समाज के कल्याण के उद्देश्य से ही करा जाएगा। समाज कल्याण उद्देश्य से ही करा जाएगा। ये है समाजवादी। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में अगर बात करें तो राष्ट्र के विकास के लिए जो टैक्स पेयर होते हैं वो टैक्स जमा कराते हैं और वो टैक्स किस पर खर्च होता है?
भारतीय जनता पर खर्च होता है, भारतीय समाज पर खर्च होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज, भारत में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था है। अर्थात भारत के जो भी संसाधन है उन पर किनका आधिपत्य है? पूरे समाज का आधिपत्य है, पूरे समाज का अधिकार होता है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, अर्थात पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई पंथ नहीं है, अर्थात राज्य पंथ के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य पंथ, पंथ का अर्थ हम धर्म भी मान लेते हैं। धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार अगला शब्द है लोकतांत्रिक, अर्थात तीसरा शब्द पंथ निरपेक्षता, चौथा शब्द लोकतांत्रिक, अर्थात भारत में जो सरकार बनेगी वह लोगों द्वारा चुनित बनेगी। किसके द्वारा बनेगी? लोगों द्वारा, अर्थात जनता का शासन होगा, जनता का शासन होगा। अगले शब्द की बात करें तो हम गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य, हम पांचवें शब्द की बात करें गणराज्य, तो गणराज्य क्या होता है? गणराज्य की बात करते हैं तो गणराज्य जिस राष्ट्र का शासनाध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा चुना जाए, वहाँ गणतंत्र व्यवस्था होती है। गणतंत्र व्यवस्था होती है। और जहाँ वंशानुगत हो वहाँ वंशानुगत शासन व्यवस्था हो। जैसे भारत का जो शासनाध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष भारत में कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। अगले शब्द की बात करें बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब ये संविधान निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि इनके समस्त नागरिकों को क्या क्या उपलब्ध करवाना था, हमें क्या क्या दिलाना था। भारतीय संविधान समस्त नागरिकों को क्या क्या दिलवाता है, ये बात करते हैं। भारत का संविधान दिलवाता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय अर्थात समाज में अपना अधिकार दिलाता है, समाज में इतना अधिकार दिलाता है। छठी बात करें तो हम सामाजिक न्याय दिलाता है हमारा भारतीय संविधान। न्याय, सामाजिक न्याय की बात करें हम तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता है। अगर अगली बात करें तो हम सातवीं बात करें सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाता है। आर्थिक न्याय, ये भी आर्थिक आधार पर गरीब पिछड़ों को जो सहायता मिलती है वो इसी अनुच्छेद के माध्यम, इसी शब्द और संविधान के प्रस्ताव के माध्यम से मिलती है। अगला शब्द है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी आपको सबको पता है समस्त नागरिकों को चुनाव लड़ने और वोट देने का सम्मान अधिकार होता है। वोट देने का सम्मान अधिकार होता है। किसी को ये कहकर विदा नहीं किया जा सकता कि आप अमूमन जाति के हो, अमूमन समाज के हो। समस्त नागरिकों को बराबर अधिकार होगा कि वह चुनाव लड़ सकता है। आगे बात करें हम विचार, अभिव्यक्ति, विचार यानी अपने विचार रखने के लिए।
अपने विचार रखने की आजादी, अर्थात कोई भी अपने विचार रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। नवी बात है विचार, बस बशर्ते शर्त यह है कि दूसरे की नाक तक नहीं पहुंचना चाहिए, अर्थात किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की ये भी अधिकारों में हम पढ़ेंगे विस्तार से, ये भी अधिकारों में सब विचार भी की अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास यानी किसी भी धर्म संप्रदाय में विश्वास किया जा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवता की उपासना कर सकता है, और ये सारी बातें करने की स्वतंत्रता होती है जो भारतीय संविधान के अधिकारों में, भारतीय संविधान के अधिकारों में इन सबको शामिल किया गया, अधिकारों में इनको विस्तृत रूप से शामिल किया गया है, जिसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित माना जाता है। मौलिक अधिकार जिनको छीना नहीं जा सकता और जिनको लेकर अर्थात इनकी रक्षा के लिए न्यायालय जाया जा सकता है, इनकी रक्षा के लिए न्यायालय जाया जा सकता। स्वतंत्रता की विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा यानी अपने मान सम्मान रख सकता है कोई भी व्यक्ति। अगर आपके मान सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, आपके बारे में कोई कुछ कह सकता है, तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं। अवसर, सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमारा संविधान करता है। समान अवसर की व्यवस्था भी हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से करता है, जिनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे।